हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरबीसी के ऊपर, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ये ब्लड का कंपोनेंट होता है। ब्लड के 3 कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ऐसे ब्लड के अंदर में 2 कंपोनेंट कंपोजिशन होता है, एक प्लाज्मा होता है, दूसरा कॉर्पसल्स होता है। तो ये जो तीनों है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये कॉर्पसल्स है या फिर इसका दूसरा नाम सेल्स भी बोलते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में। अगर ब्लड के बारे में आपको जानना है तो पिछले वीडियो में मैंने ब्लड के ऊपर बात की है कि ब्लड क्या है, हमारे बॉडी में ब्लड कितना होना चाहिए, तो उसे आप देख सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे रेड ब्लड कॉर्पसल्स के ऊपर। इसका जो दूसरा नाम होता है उसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। अब इरिथ्रो का मतलब ही होता है रेड, जैसे इरिथ्रो दैट मीन्स रेड, और साइट्स का मतलब सेल्स। जो ये सेल होता है वो लाल कलर का होता है और ये नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होता है। यहाँ पर आपको अंडरलाइन किया हुआ है जो नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है, ये लाल रंग का होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का कलर रेड होता है और उसी के कारण ही इसके अंदर में न्यूक्लियस नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं नॉर्मल वैल्यू का कि आरबीसी हमारे बॉडी में कितना होना चाहिए। तो आरबीसी का जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो 4 से 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। जैसे हम लोग बात किए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये तीनों में आरबीसी की संख्या ज़्यादा होती है। सबसे कम संख्या डब्ल्यूबीसी की होती है और उससे ज़्यादा प्लेटलेट की संख्या होती है। लेकिन आरबीसी की संख्या सबसे ज़्यादा होती है 4 से 5 मिलियन। अगर हम इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो हर का अपना अपना जीवन चक्र है। जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का जीवन चक्र है, उसी तरह से आरबीसी का जीवन चक्र है। तो आरबीसी का जीवन चक्र 120 दिनों का होता है और बाकी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का जीवन चक्र कम दिनों का होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा सर्वाइवल इंसिडेंस इसी का होता है। जब ये 120 दिन कंप्लीट कर लेता है तब हम लोग इसको बोलते हैं सेनाइल आरबीसी। सेनाइल आरबीसी दैट मीन्स बुढ़ा, वो अब डेड करेगा, ये ओल्ड एज में हो गया है। अब हम लोग बात करते हैं नॉर्मल शेप के बारे में कि आरबीसी का जो नॉर्मल शेप है वो कैसा होता है और क्यों नॉर्मल शेप ऐसा होता है। तो इसका जो नॉर्मल शेप है ये होता है बाइकनकेव। बाइकनकेव दैट मीन्स डंबल शेप। जो हम लोग डंबल उठाते हैं तो देखेंगे कि दोनों तरफ डंबल का जो दोनों पार्ट होता है वो उठा हुआ रहता है और जो बीच में रहता है वो एक लाइनिंग रहता है। तो इसका भी बाइकनकेव होता है। और ये क्यों होता है? एक्टिन और एस्पेक्टिन के कारण। आरबीसी एक स्पेशल टाइप का सेल है जिसमें जो आरबीसी बना होता है एक्टिन और एक्सपेक्टिन के कारण, जिसके वजह से आरबीसी का जो शेप होता है वो बाइकनकेव होता है। हम लोग बात करते हैं बाइकनकेव होने से, आप जैसा डायग्राम में देख सकते हैं कि दोनों पार्ट प्रोमिनेंट है और बीच में है। तो जो दोनों पार्ट होता है उसको बोलते हैं पेरिफेरी और बीच वाले को बोलते हैं सेंटर। तो सेंटर का जो डायमीटर होता है वो लगभग 1 माइक्रोन होता है और जो पेरिफेरी का डायमीटर होता है वो लगभग 2.2 माइक्रोन होता है। अब ये जो सेंटर वाला पार्ट है वो पतला होता है और जो पेरिफेरल का पार्ट है वो मोटा है बिकॉज ऑफ डायमीटर के कारण। अब हम लोग बात करते हैं कि बाइकनकेव होने का क्या क्या फ़ायदा। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि जो आरबीसी है वो कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है और साथ में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिसको कैरी करता है। तो ये एक्सचेंज आसानी से कर लेता है, इसीलिए बाइकनकेव होने का ये पहला एडवांटेज होता है। दूसरा एडवांटेज, एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। ये कोई भी चीज़ को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है और कोई भी चीज़ को, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बहुत जल्दी बाहर कर देता है, इसीलिए ये बाइकनकेव होता है। और ये माइन्यूट कैपिलरीज में बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं ताकि वहाँ पर एक्सचेंज हो सके, सेल को ऑक्सीजन मिल सके, सेल को मिनरल्स मिल सके, ये सब इसीलिए बाइकनकेव होते हैं। अब यहाँ पर नॉर्मल डायमीटर की बात करते हैं तो डायग्राम में देखिएगा कि जो डायमीटर होता है वो 7.2 माइक्रोन होता है। डायग्राम में आसानी से देख सकते हैं उसको। अब हम लोग बात करेंगे आरबीसी का फंक्शन के बारे में कि आरबीसी करता क्या है, उसका काम क्या है। तो इसका सबसे पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू। क्या करता है? ऑक्सीजन जो हम रेस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, उस दौरान क्या करता है, जो ऑक्सीजन लंग्स में आते हैं उसको वहाँ से कैरी करता है और हमारे हर सेल तक, हर टिश्यू तक पहुँचाता है। दूसरा इसका काम है जो टिश्यू यूज कर चुके हैं ऑक्सीजन को और वहाँ पर
कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर कर लाता है लंग्स तक और वो एक्सपायरेशन का प्रोसेस होता है। इसका तीसरा फंक्शन है बफरी एक्शन। बफरी कहने का मतलब ढोना, जैसे हर चीज़ को हम ढो के ले जाते हैं एक से दूसरे जगह पर, तो आरबीसी भी ढोने का काम करता है। ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, मिनरल्स को कैरी करता है, हमारे न्यूट्रिएंट कंपोनेंट होते हैं उसको कैरी करता है, इसीलिए इसका नाम हो जाता है, एक्शन होता है बफर एक्शन। और चौथा होता है ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। ब्लड ग्रुप, जैसे हम लोग बात करते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है, ओ है, तो उसी प्रकार से ये आरबीसी के सरफेस के ऊपर दो एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी, और एक तीसरा एंटीजन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आरएच फैक्टर। जो आपको आरएच फैक्टर होता है वो बताता है पॉजिटिव और नेगेटिव, कि हमारे बॉडी में जो ब्लड है, जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। और ये सरफेस एंटीजन पे जो ए और बी होता है वो बताता है ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी, ए बी और ओ के बारे में। उसी में हम लोग बोलते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है और ओ पॉजिटिव है, और इसी के बारे में आरबीसी ही बताता है। हम लोग बात करते हैं फिजियोलॉजिकल वेरिएशन। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन कहने का मतलब कि थोड़े समय के लिए जो आरबीसी होता है वो थोड़े समय के लिए वो घट जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ कंडीशन में जहाँ पर आरबीसी बढ़ जाते हैं, जैसे एज। अगर एज की बात करते हैं तो जब जन्म लेता है बच्चा, जब न्यू नेट्स होता है, तो उस टाइम पे जो ब्लड होता है बच्चों में वो 450 ml होता है, और उसी में लगभग 8 से 10 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर जो होता है वो ब्लड होता है, हेमोग्लोबिन आरबीसी होता है। अब ये जो आरबीसी है इसलिए ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि बच्चों के केस में ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, बच्चों के केस में न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए, इसीलिए इसका कंटेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे आरबीसी का काउंट घटना चालू हो जाता है, वो लगभग 10 दिन के बाद से ही घटना चालू हो जाता है। दूसरा है सेक्स के बारे में। सेक्स दैट मीन्स मेल एंड फीमेल। मेल में आरबीसी की संख्या ज़्यादा होती है कंपेयर देन फीमेल बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइकिल। मासिक धर्म आने के वजह से यहाँ पर आरबीसी की संख्या घट जाती है और मेल में आरबीसी की संख्या थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आफ्टर मील। मील मतलब भोजन करना। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के थोड़े समय तक आरबीसी थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन 1 घंटे के बाद आफ्टर 2 आवर के बाद आरबीसी सेटल डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट है हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड करने का मतलब जब हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई में जाते हैं तब, या फिर लो एल्टीट्यूड। लो एल्टीट्यूड मतलब जब बहुत गहराई में जाते हैं तब, वहाँ पर क्या होता है, रेस्पायरेशन की प्रॉब्लम होती है। जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे चढ़े, जैसे पहाड़ है, चोटी है, वहाँ पर जैसे ही हम चढ़े तो वहाँ पर क्या होता है कि हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया दैट मीन्स सांस लेने में तकलीफ, बहुत तकलीफ होती है रेस्पायरेशन में, और जैसे ही रेस्पायरेशन में तकलीफ होती है तो इरिथ्रोपाइटिन ट्रिगर हो जाता है। इरिथ्रोपाइटिन ट्रिगर दैट मीन्स कि आप फ्लो चार्ट में देख सकते हैं कि पहले हाई एल्टीट्यूड में गए, फिर हाइपोक्सिया हुआ, हाइपोक्सिया होने के बाद जो इरिथ्रोपाइटिन है जो किडनी से निकलता है वो स्टिमुलेट हो जाता है, और आरबीसी के फॉर्मेशन में इरिथ्रोपाइटिन का सबसे बड़ा रोल होता है। और वो कहाँ से निकलता है, किडनी से, और वो किडनी से जैसे स्टिमुलेट होता है वो क्या करता है, बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है, जिसके वजह से आरबीसी का फॉर्मेशन ज़्यादा होना चालू होता है। चाहे वो हाई एल्टीट्यूड में हो, चाहे वो फिर लो एल्टीट्यूड। लो मतलब बहुत नीचे, जैसे कुएं में या फिर कोयले के खान में, अगर यहाँ पर हम जाते हैं तो उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम कितना देर रहते हैं डिपेंड करता है परसिस्टेंट के ऊपर। अगर हम हाई एल्टीट्यूड पर थोड़े समय के लिए हैं तो आरबीसी थोड़े समय के लिए बढ़ेगा, लेकिन अगर परसिस्टेंट रहेंगे तो वहाँ पर बीमारियाँ होनी चालू हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। ये बीमारियां होती है जिसमें क्या होता है, आरबीसी का काउंट यहाँ पर बढ़ता रहता है। जब हम लो एल्टीट्यूड में होते हैं, हाई एल्टीट्यूड में होते हैं, या फिर कोयले के खान में होते हैं, तो वहाँ पर आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है ड्यू टू हाइपोक्सिया। हम लोग फिजियोलॉजिकल वेरिएशन में बात कर रहे हैं तो उसमें एक मस्कुलर एक्सरसाइज और दूसरा है इमोशनल कंडीशन। ये दोनों ही कंडीशन में क्या आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, आप जैसा कि देख सकते हैं फ्लो चार्ट में कि इमोशनल कंडीशन जैसे ही आया, मस्कुलर एक्सरसाइज आया, तो उसमें क्या हुआ, इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है। हमारे जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी होते हैं, तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या होता है, तो हमारे ब्रेन में एक होता है एएनएस। एएनएस कहने का मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम।
ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का दो डिवीजन होता है, एक होता है सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। ये पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन और सिंपैथेटिक डिवीजन का काम क्या होता है? एक का काम है कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा काम है रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर जब पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो होता है वो रिलैक्स करवाता है और जो सिंपैथेटिक डिवीजन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। तो ये क्या करता है, जैसे ही इमोशनल कंडीशन और मस्कुलर एक्सरसाइज आते हैं तो हमारा जो सिंपैथेटिक डिवीजन है वो स्टिमुलेट हो जाता है, इंक्रीज होता है। तो जैसे ही वो इंक्रीज होता है तो हमारे बॉडी में जो एड्रेनलिन हार्मोन है उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है। उसका सिक्रीशन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो क्या करता है कि जो हमारे एड्रेनल ग्लैंड है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एड्रेनलिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। जब एड्रेनलिन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में स्प्लीन को फोर्स करेगा, तो स्प्लीन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जैसे ही स्प्लीन कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो आरबीसी का प्रोडक्शन होना चालू हो जाता है, क्योंकि स्प्लीन इज द पावर हाउस ऑफ द आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड द प्लेटलेट। नेक्स्ट है डिक्रीज कंडीशन। ये भी एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। जो अभी हम लोग बात कर रहे थे उसमें हम क्या बात कर रहे थे कि सिर्फ आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं, फिजियोलॉजिकल कंडीशन होते हैं जहां पर आरबीसी का काउंट घट जाता है। जैसे ड्यूरिंग स्लीप, जब हम सोए हुए रहते हैं तो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता पूरी तरह से, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्लाइटली डिक्रीज करता है आरबीसी। और दूसरा होता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वो कम जाता है। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल कहने का मतलब डिजीज कंडीशन, बीमारी। कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिसकी वजह से आरबीसी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया वेरा। ये पॉलीसाइथेमिया होता है जिसमें लगभग 14 मिलियन हो जाता है आरबीसी का काउंट। नॉर्मल इसका जो काउंट है वो होना चाहिए 4 से 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, लेकिन इन द केस ऑफ पॉलीसाइथेमिया, जब पॉलीसाइथेमिया बीमारी होती है तो उस कंडीशन में इसका जो काउंट है लगभग 14 मिलियन हो जाता है। और ये दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया और दूसरा होता है सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया। जो प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया होता है वो अननोन कॉज है, इडियोपैथिक है, उसका एग्जैक्ट काउज नहीं पता है लेकिन होता है। लेकिन सेकेंडरी कहने का मतलब आरबीसी का कोई रोल नहीं है कि बढ़ जाएगा, किसी दूसरे बीमारी की वजह से आरबीसी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। जैसे आप देख सकते हैं पहली बीमारी एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा एक रेस्पिरेटरी डिजीज है जिसको हम लोग बोलते हैं COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर या डिजीज। इस कंडीशन में 3 बीमारियां होती हैं, एम्फाइसेमा और ब्रोंकाइटिस और अस्थमा। ये तीनों में ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी होता है एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा क्या होता है, जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया में मसल्स होते हैं, वो लूज हो जाने की वजह से एक पाउच लाइक का स्ट्रक्चर बन जाते हैं और वहीं पर एयर कंज्यूम होना चालू हो जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं एम्फाइसेमा। और एम्फाइसेमा होने से क्या होता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन सही मात्रा में कंज्यूम नहीं हो पाते हैं, जिसके वजह से आरबीसी का प्रोडक्शन होगा। अब पिछले फ्लो चार्ट में देखे होंगे कि जहां पर हाइपोक्सिया हो रहा है वहां पर आरबीसी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो एम्फाइसेमा के केस में भी हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है। नेक्स्ट है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। कंजेनाइटल कहने का मतलब जन्म से ही बीमारियां। तो जन्म से हार्ट में बीमारियां होती है, वो है ASD और BSD। ASD कहने का मतलब आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और BSD मतलब वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। ये कंजेनाइटल हार्ट के डिसऑर्डर हैं जिसमें हम लोग आम चाल की भाषा में बोलते हैं कि हार्ट में छेद हो गया। तो हार्ट में छेद हो गया दैट मीन या तो वो ASD हो सकता है या तो फिर वो BSD हो सकता है। नेक्स्ट है रिपीटेड माइल्ड हैमरेज। अगर माइल्ड हैमरेज कंटिन्यूअस हो रहा है, बहुत दिनों से हो रहा है, जैसे क्रॉनिक है, हैमरेज हो रहा है, तो वहाँ पर भी आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जैसे हेमोरॉइड्स, बवासीर बोलते हैं, तो बवासीर में क्या होता है, रोज़ 10 बूंद ब्लड आ रहा है, रोज़ 15 बूंद ब्लड आ रहा है, रोज़ 5 बूंद ब्लड आ रहा है। तो ये माइल्ड हैमरेज है जो कंटिन्यूअसली चल रहा होता है, जिसके वजह से आरबीसी का प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली बढ़ता रहता है। उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। नेक्स्ट है केमिकल। कुछ केमिकल ऐसे हैं जो हमारे डाइट में ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे फास्फोरस। अगर हम फास्फोरस का ज़्यादा इंटेक करेंगे, फास्फोरस हम ज़्यादा लेंगे तो ये बीमारियां, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ेगा। दूसरा आर्सेनिक। कुछ जगहों पर ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक की मात्राएं ज़्यादा होती है, जहाँ का पानी पीने से
हमारा जो आरबीसी है वो बढ़ जाता है। और ये नॉर्मली क्या होता है, जो इसमें इम्फाइसेमा और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ हैं, ये दोनों ही डेंजरस बीमारी है जिसमें ऑलमोस्ट मौत भी हो सकती हैं। लेकिन अगर इस केस में अगर ऑपरेशन कराएगा तो बच्चा सेफ होगा। लेकिन ये ओल्ड एज में मोस्टली होती है बीमारियां, जिसके वजह से आपको पॉलीसाइथेमिया, जिसमें आरबीसी का काउंट लगभग 14 मिलियन से ज़्यादा देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।